अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज से लगभग 35 साल पहले माह सितंबर की एक ठंडी ठार शाम मैं अपने ऑफिस में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था। इस दिन मेरे ऑफिस में क्लाइंट का रश नहीं था। एक तो मौसम सरमा अपने जोवन पर था, ऊपर से पिछले 2 दिन से जारी बारिश ने मौसम की शिद्दत में कई गुना इजाफा कर दिया था। कराची में सर्दियों का मौसम बराए नाम चंद दिन के लिए आता है और जितने दिन के लिए भी वारिद होता है, लोग रंग बिरंगे ऊनी कपड़े पहनकर बड़े जोशो खरोश और खुश दिली से इसका इस्तकबाल करते हैं। वो एक यकबस्ता और उदास शाम थी। जैसा कि मैंने बताया, इस दिन क्लाइंट्स की आमद न होने के बराबर थी। इस वक्त ऑफिस में मेरे अलावा सेक्रेटरी माहम मौजूद थी। ऑफिस बॉय नवीद को थोड़ी देर पहले मैंने छुट्टी दे दी थी। नवीद कोरंगी में रहता था। उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, जब भी वो आज जल्दी छुट्टी लेकर चला गया था। मैं और माहम भी ऑफिस को बंद करने का इरादा कर ही रहे थे कि एक दराज कामत शख्स अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, उसने बाआवाज़ बुलंद मखसूस सिंधी लहजे में मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और अपनी मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखें। वो बैठ गया। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो कदरे झुककर चल रहा था। गालिबन उसकी कमर में तकलीफ थी या फिर उसका झुकाव का सबब उसकी दराज कामती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका कद 6 फीट के लगभग था। मैंने उसके हाथ में रोल किया हुआ एक अखबार भी देखा था। कुर्सी पर बैठने के बाद उसने मज़कूरा अखबार अपने सामने मेज़ पर रख दिया। वो तनकीदी निगाह से मेरे कमरे का जायज़ा लेने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ तो मैंने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मेरे सवाल का कोई माकूल जवाब देने के बजाय उसने पूछा, वकील साहब, आज कुछ ज़्यादा ही सर्दी नहीं हो रही। जी ऐसा ही है, मैंने सबसे काम लेते हुए कहा। क्या आप नाज़माबाद में रहते हैं? उसने अजीब से लहजे में इस्तफसार किया। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ रहता हूँ? मेरे अंदाज में बेजारी तर आई थी। इस शख्स ने गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे नामाकूल तरीके से किया था कि मुझे उसकी मौजूदगी से खासी कोफ्त महसूस होने लगी थी। वो मुझे कोई झक्की और खिसका हुआ बंदा लगा था। हालांकि उसने माकूल तराश का लिबास पहन रखा था और चेहरे से तालीम याफ्ता भी नज़र आता था, मगर उसका तर्ज़े गुफ्तगू चुभने वाला था। यूँ महसूस होता था कि जैसे वो मेरे पास किसी कानूनी मदद के हुसूल के लिए ना आया हो, बल्कि मेरा इंटरव्यू करने तशरीफ़ लाया हो। वो मोटे ग्लासेस वाले चश्मे के पीछे से मायना खेज अंदाज में मुस्कुराया और बोला, नहीं जनाब, फ़र्क पड़ने वाली तो कोई बात नहीं। मैंने आपको नाज़माबाद में 2-3 बार देखा था, इसलिए पूछ लिया। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2-3 मरतबा कराची के किसी इलाके में देखा जाऊं तो मेरी रिहाइश इसी इलाके में होगी? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए उकताहट भरे अंदाज में पूछा। लगता है आप नाराज़ हो गए हैं। मेरा नाम आफ्ताब शगुफ्ता है। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा आफ्ताब शगुफ्ता सर से फारिकुल बाल हो चुका था। बस खोपड़ी के गिर्द एक चिलमनी सी झालर थी जो कि ये बताती थी कि कभी इस नगरी में बालों का नस्लिस्तान यानी बालिस्तान होगा। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। उसने कहा कि दरअसल मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से है और मैं इस वक्त किसी और के काम के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। ठीक है, बताइए क्या बात है। उसने कहा कि जी वो एक खातून है। आफ्ताब शगुफ्ता ने गहरी संजीदगी से बताया, और काफ़ी मुश्किल में है। मैं चाहता हूँ कि आप इस दुखियारी की कानूनी मदद करें। आपकी फ़ीस और जो भी अदालती अखराजात होंगे वो मैं अदा कर दूँगा। मैंने रफ पैड और पेन संभालते हुए कहा, क्या आप इस खातून की परेशानी बताएं, इसके बाद फैसला होगा कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस खातून का नाम जवेरिया है। वो अपना अच्छे नुमा शीशों वाली चश्मे को दुरुस्त करते हुए बताने लगा। जवेरिया की शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है। वो 1 साल से अपनी बहन के घर में बैठी हुई है। मैं चाहता हूँ जवेरिया को इस कमीने शख्स से निजात मिल जाए। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, गोया आप जवेरिया को खुला दिलवाना चाहते हैं। खुला हो या तलाक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेपरवाही से बोला, बस किसी तरह जवेरिया को इस बरसात से छुटकारा हासिल हो जाए। छुटकारे वाली बात उसने दूसरी बार की थी।
میں نے وضاحت ضروری جانی اور کہا، خلا اور طلاق دو مختلف چیزیں ہیں آفتاب صاحب۔ خلا لینے والی خاتون کو اپنے بہت سارے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ آپ ایک پڑھے لکھے صحافی ہیں، میں بھلا آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ جی جی جی، وہ بڑی سرعت سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں یہ سب اچھی طرح جانتا ہوں۔ جویریہ کے سکون کی خاطر نقصان اٹھایا جا سکتا ہے۔ آفتاب صاحب، میں نے پیٹ پر قلم چلاتے ہوئے آفتاب کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے سوال کیا، اس بدبخت کمینے کا نام کیا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، آصف۔ آفتاب صاحب، کیا میں جان سکتا ہوں کہ جویریہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میرے سوال پر وہ بتکا۔ لمحے بھر تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، آپ اسے ہمدردی کا رشتہ سمجھ لیں۔ میرے تئیں یہ ایک انتہائی فضول اور واہیات جواب تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جویریہ آپ کی اور آپ جویریہ کے کچھ نہیں لگتے۔ آپ محض انسانیت کے ناطے اس دکھی عورت سے ہمدردی رکھتے ہیں اور اسے اس کے ظالم شوہر آصف سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی، آپ 16 آنے درست کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے نزدیک انسانیت کا رشتہ اس دنیا کا سب سے اہم اور مضبوط رشتہ ہے۔ بے شک اس رشتے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ قانونی معاملات ہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں جویریہ کی طرف سے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کروں تو جویریہ کو بنفس نفیس میرے پاس آنا ہوگا۔ بعض باتیں صرف جویریہ ہی سے ہو سکتی ہیں۔ بوقت ضرورت میں جویریہ کو بھی آپ سے ملوانے کے لیے لے آؤں گا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ آپ ذرا اس کیس کا پس منظر سن لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سنا دیں، میں نے بدالِ ناخواستہ کہا۔ وہ شروع ہو گیا۔ میں اس کی بیان کردہ کہانی کے اہم پوائنٹس نوٹ کرتا چلا گیا۔ آفتاب شگفتہ مختلف انداز میں مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ جویریہ کا شوہر بہت کم ظرف اور ظالم شخص ہے، جس نے اپنی بیوی کو پچھلے 1 سال سے اپنے گھر سے بے دخل کر رکھا ہے اور بیچاری جویریہ اپنی بڑی بہن کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ آفتاب کے خیال میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل تھا کہ جویریہ کو آزادی مل جائے۔ اس سلسلے میں اسے میری مدد درکار تھی۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اسے رکھ لیں اور اگلی بار جب مجھ سے ملاقات کا پروگرام ہو تو جویریہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ اس نے چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کی فیس کا بھی وقت نہیں آیا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ جب میں جویریہ سے ایک بھرپور ملاقات کر کے اپنا اطمینان کر لوں گا تب آپ سے فیس بھی وصول کر لوں گا۔ تو گویا میری باتوں سے آپ کو اطمینان نہیں ہوا؟ اس نے استفسارانہ انداز میں مجھے دیکھا اور جیب کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک کر بولا، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ نے ابھی تک کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لیا؟ عملاً یہی بات ہے آفتاب صاحب، میں نے بڑے لسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب میں جویریہ سے تفصیلی ملاقات کر لوں گا اور بعض اہم قانونی کاغذات پر میں اس کے دستخط لے لوں گا تو زمینی حقائق کے مطابق اس وقت یہ کیس میرے ہاتھ میں ہوگا اور تبھی میں فیس وصول کرنے کا حقدار بھی ہوں گا۔ سمجھ گیا، وہ مدبرانہ انداز میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے بولا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان الفاظ میں اضافہ کیا، وکیل صاحب، آپ سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے الوداعی مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے سرد مہری سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور خدا حافظ کہہ کر میرے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے رخصت ہوتے وقت میرے ذہن میں یہی تاثر تھا کہ وہ دوبارہ میرے دفتر کا رخ نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی توقعات کے برعکس رویہ اختیار کر کے ایک لحاظ سے اسے خاصا مایوس کیا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میرے پیشے کا تقاضا تھا۔ آفتاب شگفتہ کا جویریہ نامی اس مظلومہ سے باقاعدہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں اس کی فرمائش نما خواہش پر کسی ایسی عورت کا کیس نہیں لے سکتا تھا جسے میں جانتا تک نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اسے دیکھا تھا۔ انسانیت کا ناطہ اور ہمدردی کا رشتہ اپنی جگہ، مگر پرائے پھڈے میں ٹانگ پھنسانے کا مجھے کبھی شوق نہیں تھا۔ میرا پیشہ کوئی محفل لطیفہ بازی یا تفریحی پروگرام نہیں تھا۔ آفتاب شگفتہ نامی اس کیریکٹر کے بارے میں یہی سمجھتا تھا کہ جویریہ اس کی کوئی جاننے والی تھی۔ وہ جویریہ کو مصیبت زدہ سمجھتا تھا اور انسانی ہمدردی کے ناطے میرے تبسط سے
वो जवेरिया को इस मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। अगर मैं आफताब को ज़ाती तौर पर भी जानता होता तो भी मैं जवेरिया से मिले बगैर ये केस अपने हाथ में ना लेता। उसूल उसूल होता है और ये कभी टूटना पसंद नहीं करता। जो शख्स भी उसूल को तोड़ता है और उसूल बहुत जल्द उसे तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सहाफ़ी बिरादरी में कई मोतबर अफराद से मेरे गहरे मरासिम थे। मैंने इस हल्के में बाज़ सहाफ़ियों से आफताब का जिक्र करके उसके बारे में सुन लेने की कोशिश की तो पता चला कि अक्सर अफराद इसे नहीं जानते थे। एक आदमी ने इससे शनाशाई जाहिर की और मुझे बताया कि वो एक चलता फिरता बरसाती खुम्बी टाइप सहाफ़ी था। बुनियादी तौर पर वो मुतरजिम था। वो सिंधी अदब से मुख्तलिफ चीज़ें तर्जुमा करके छोटे मोटे अखबारात को देता रहता था और कभी कभार उसके आर्टिकल शाया भी हो जाते थे। इससे ज़्यादा उसकी और कोई शनाख्त नहीं थी। गोया वो बज़ोम खुद एक सहाफ़ी था। 2 रोज़ के बाद आफताब शगुफ्ता एक मरतबा फिर मेरे सामने बैठा हुआ था। अब की बार वो अकेला नहीं आया था, इसके साथ एक खातून भी थी जिसने अपने पूरे बदन को एक स्याह चादर से ढांप रखा था। सिर्फ उसका चेहरा खुला हुआ था। वो दरमियाने कदो काट की मालिक एक गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। उसके चेहरे के नुकूश में एक ख़ास नोयत का तीखापन पाया जाता था जो उसकी दिलकशी में इजाफा करता था। ताहम इस वक्त वो खासी संजीदा और फिक्रमंद दिखाई देती थी। अगलब इम्कान यही था कि वो जवेरिया है। मैंने इसकी उम्र का अंदाज़ा 25 और 30 के बीच लगाया। बादिज़ां मेरे ये दोनों अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। वो जवेरिया ही थी और उसकी उम्र 26 साल थी। इब्तिदाई रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने जवेरिया को अपने सवालात की बाड़ पर रख लिया और पूछा, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? लगभग 1.5 साल, उसने जवाब दिया। मुझे पता चला है कि पिछले 1 साल से आप अपनी बड़ी बहन के घर में रह रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने शौहर आसिफ के साथ सिर्फ 6 माह रही हैं? जी, यही हकीकत है। आपने अपने शौहर का घर खुद छोड़ा था या उसने आपको निकाल दिया था? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। आसिफ अपनी बहन की मुट्ठी में है। यूँ समझें कि वो इनका मुन्ना बना हुआ है, जवेरिया ने बताया। कमरुन्निसा और खैरुन्निसा मुझे पसंद नहीं करती थीं, इसलिए वो अपने भाई के कान मेरे खिलाफ भरती रहती थीं। हमारे माशरे में दूसरों को वरगलाने वालों की कमी नहीं। कमरुन्निसा एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती है और खैरुन्निसा एक सरकारी स्कूल में टीचर है। इनकी उम्रें अलग तरतीब 38 और 40 साल हैं और दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। सारे घर का निज़ाम इन्हीं दोनों औरतों के हाथों में है। आसिफ इनसे छोटा है, लिहाजा वो आसिफ को अपने इशारों पर नचाती हैं। वो दोनों चूँकि मुझसे नफ़रत भी करती हैं, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ से आसिफ का दिल खट्टा कर दिया है। पहले वो मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा, फिर हमारे बीच बाकायदा लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे और एक रोज़ उसने मुझसे कह दिया कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं, मैं जहाँ जी चाहे दफ़ा हो जाऊँ। ये बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने इस्तफ़सार किया, क्या आसिफ के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है जो इस बेहुदा सूरत हाल को हैंडल कर सकता? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, आसिफ के वालिदैन का काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो गया था। इसके बाद से यही दोनों खर्राफा घर का हर फैसला करती हैं। आसिफ इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। मुझसे जब तक इन कवारी बूढ़ियों का नारवा सलूक बर्दाश्त होता रहा, मैं हर जुल्म सितम चुपचाप सहती रही। मैं अगर शिकायत करती भी तो किससे? वहाँ कोई मेरा सुनने वाला नहीं था। आसिफ, जिसे कि मेरे हुकूक और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इन शैतान औरतों का आलाएकार बन गया था। इंसान की खुददारी की बड़ी अहमियत होती है वकील साहब। जब वहाँ मेरी बेतौकीरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आसिफ भी सुबह शाम मुझे दफ़ा होने के लिए कहने लगा, तो मैं बाजी के घर आ गई। जवेरिया एक पढ़ी लिखी और महज़िब औरत थी। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो अपनी दोनों नंदों के लिए दिल में बहुत ग़ुबार रखती थी। उसके आखिरी जुमले के जवाब में मैंने पूछा, बाजी के घर क्यों? तो फिर मैं कहाँ जाती? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने कहा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो एक अफसोसदासी सांस खारिज करते हुए बोली, अम्मी का तो 10 साल पहले इंतकाल हो गया था और अब्बू मेरी शादी के 1 माह बाद ही इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अब इस जहान में मेरा कोई अपना है तो वो बाजी आरफा ही है। फिर इसकी ज़बानी मुझे पता चला कि आरफा
36 साल की एक मफलूज औरत थी। 2 साल पहले इस पर फालिज का शदीद हमला हुआ था। किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गई, मगर हमेशा के लिए व्हील चेयर की होकर रह गई थी। आरिफा की शादी को 14 साल का अरसा गुजर चुका था। इसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी हिना 10 साल की, इससे छोटी मिना 8 साल, जबकि इनका अकलौता भाई फरहान महज 5 साल का था। आरिफा का शौहर शकील अहमद एक बल्दिया मुलाजमत करता था। इसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, ताहम अच्छा गुजारा हो जाता था। आरिफा की माजूरी ने घर के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया था, खासतौर पर बच्चे बुरी तरह रुल गए थे। ताहम पिछले 1 साल से जवेरिया की मौजूदगी के बाइस ये घर दोबारा नॉर्मल अंदाज में चलने लगा। क्या आसिफ से आपकी शादी के लिए उसकी ये दोनों फितना परवर बहनें राजी नहीं थीं? मैंने पूछा। ये शादी इनकी मर्जी ही से हुई थी, जवेरिया ने बताया। इन दोनों ने अब्बू से तमाम मामला तय किए थे, बल्कि जब जहेज की बात हो रही थी तो खैरुन्निसा ने यह तजवीज़ दी थी कि घर में फर्नीचर और इस्तेमाल का दीगर सब सामान मौजूद है, लिहाजा इस सिलसिले का बजट बसूरत कैश आसिफ को दे दें ताकि वो इस रकम को किसी सूदमद स्कीम में लगा सके। अब्बू ने चुपचाप 20,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए कि मैं जिस तरह भी चाहूँ इसे इस्तेमाल करूँ। जब सब कुछ नॉर्मल अंदाज में खुश असलूबी से अंजाम पा गया था तो फिर आसिफ की बहनों को क्या हुआ? मैंने जवेरिया की तरफ देखते हुए उलझन ज़दा लहजे में पूछा। उन्होंने अपने भाई का घर तबाह करने के लिए फसाद क्यों जगाया? मुझे तो लगता है कि इनकी नीयत शुरू ही से ठीक नहीं थी, वो पुरसोच अंदाज में बोली। अब्बू की रकम पर इनकी नज़र लगी हुई थी। उधर अब्बू की आंख बंद हुई, इधर इन दोनों शैतान की चेलियों ने पर पुर्जे निकाल लिए और हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गईं। मैंने 1 मिनट में इसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। आप अपने अब्बू की कौन सी रकम का जिक्र कर रही हैं? मैंने पूछा। वही 20,000 रुपये जो जहेज की मद में उन्होंने कैश वसूल किए थे, जवेरिया ने बताया। क्या आपके अब्बू ने मज़कूरा रकम खैरुन्निसा या कमरुन्निसा के हवाले की थी? मैंने इस्तफसार किया। नहीं, अब्बू ने वो 20,000 रुपये मुझे दिए थे, जवेरिया वजाहत करते हुए बोली, और मैंने ये रकम आसिफ के पास रखवा दी थी। उसने मुझसे रकम लेकर अपने अकाउंट में डाल दी थी और कहा था, ये रुपये मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर रखे हैं, मैं इन्हें किसी कारोबार में लगाऊं या कुछ और करूं, मुझे इस सिलसिले में फ़ायदा हो या नुकसान, मैं ये 20,000 रुपये तुम्हें वापस करने का पाबंद हूँगा। मुझे तो ये बंदा अपनी बहनों से भी 2 हाथ आगे का कोई शातिर लगता है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर पूछा, तो क्या आसिफ ने तुम्हारी अमानत लौटा दी थी? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं वकील साहब। मैंने एक अहम सवाल किया, क्या तुम लोगों की तरफ से कोई जेवर वगैरह भी बनाया गया था? जी, अब्बू ने मेरे लिए 30,000 रुपये के तलाई जेवरात बनवाए थे, उसने बताया। वो जेवरात कहाँ हैं? मैंने पूछा। आसिफ के घर में। और आप खाली हाथ वहाँ से चली आई थी? मेरे दिल में कोई खोट नहीं था, वो बड़ी मासूमियत से बोली, इसलिए मैंने इस हवाले से सोचा ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, आसिफ ने तुम्हारे लगभग 50,000 रुपये दबा रखे हैं, 20,000 नकद और 30,000 के तलाई जेवरात। मैं समझती हूँ आसिफ इतना बुरा भी नहीं, वो मातिल अंदाज में बोली, वो अपनी बहनों के सिकाए में है, वो सांस भी इनकी मर्जी से ही लेता है। जवेरिया की सादगी या बाअल्फाज़ दीगर हिमाकत पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपनी खफगी का इजहार किए बगैर मायना खेज अंदाज में कहा, क्या इस अच्छे इंसान ने पिछले 1 साल में आपको मनाने या वापस ले जाने की कोई कोशिश की? उसने कुछ बोलने के बजाय नफ़ी में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने कहा, ऐसे अच्छे आदमी का तो अचार भी नहीं डालना चाहिए, जो नामाकूल बहनों की पट्टियों पर चलकर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद कर डाले। बहरहाल की दुनिया है और इस दुनिया में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। जवेरिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पहलू बदल कर रह गई। आपका हक महर कितना है? मैंने सवाल किया। उसने बताया कि 25,000 रुपये। मौज्जिल या गैर मौज्जिल? ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो बेबसी से बोली। मौज्जिल हक महर वो होता है जो दूल्हा को फ़ौरन अदा करना होता है, मैंने वजाहत करते हुए कहा, जबकि मौज्जिल हक महर का मतलब यह है कि जब दुल्हन मांगे तो इस वक्त दूल्हा अदा करे। मौज्जिल हक महर को इंदुत तलब भी कहा जाता है। क्या आसिफ ने शब अरूस में आपका हक महर अदा कर दिया था?
नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। तो फिर आपका हक महर इंदुत तलब यानी मोज्जिल होगा, जो आपके मुतालबे पर आसिफ को अदा करना होगा। वैसे निकाह नामे पर यह तमाम तफसील दर्ज है, लेकिन इसका एक मतलब और भी है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा कि हक महर वाले 25,000 रुपये भी आसिफ पर वाजिबुल अदा हैं, सेवरात और नकद रकम वाले 50,000 के अलावा। आफताब शगुफ्ता काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो लुकमा देने वाले अंदाज में मुझसे पूछ बैठा, वकील साहब, अगर हम खुला का मुकदमा दायर करें तो फिर हमें हक महर वाली रकम से तो दस्तकश होना पड़ेगा। आपने यही बताया था ना? जी, मैंने ऐसी ही बात की थी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर जवेरिया की जानिब मुतवज्जे होते हुए इजाफा किया, और अगर आसिफ इस बंधन को तोड़ने के लिए आपको तलाक देता है तो फिर वो हक महर वाली रकम अदा करने के लिए पाबंद होगा। वैसे आपको क्या लगता है आसिफ ने इस हवाले से क्या सोच रखा है? नीयत का हाल तो खुदा ही जानता है, उसने गोलमोल जवाब दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आखिर चाहता क्या है। मैं बताता हूँ वकील साहब। आफताब शगुफ्ता एक बार फिर हमारे बीच कूद पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि आसिफ ने अगर जवेरिया को तलाक देना होती तो इस मामले को वो 1 साल तक लटकाए ना रखता। वो 25,000 बचाने के लिए इस तनाज़े को तूल दे रहा है ताकि तंग आकर खुला के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर हो जाए। और आप यकीन करें वकील साहब, जवेरिया इसी किस्म के हालात से गुजर रही है, लिहाजा हमें फ़ौरन खुला का मुकदमा दायर करना चाहिए। 25,000 जाएं जहन्नुम में। आफताब शगुफ्ता की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे जवेरिया से भी ज़्यादा खुला की जल्दी थी। इससे एक और बात भी समझ में आती थी कि उस खुला के साथ आफताब का कोई मफाद जुड़ा हुआ था। मैंने ये महसूस कर लिया था कि अगर आफताब हमारे साथ बैठा रहा तो मैं जवेरिया से राजदारी वाली कोई बात नहीं कर सकूँगा। इसे कटाने के लिए मैंने जवेरिया से कहा, ये तो बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है, इस मुश्किल का कोई हल निकालने के लिए मुझे तन्हाई में आपसे चंद बातें करना होंगी। फिर मैंने आफताब की तरफ देखते हुए इजाफा किया कि अगर आप चंद मिनट के लिए दूसरे कमरे यानी इंतज़ारगाह में चले जाएं तो मेहरबानी होगी। वो चुपचाप उठा और मेरे चैम्बर से निकल गया। माजरत चाहता हूँ। आफताब के जाने के बाद मैंने जवेरिया से कहा, एक मुखलिस और हमदर्द इंसान को मैंने इस अहम गुफ्तगू से बाहर कर दिया। आप माइंड नहीं करेंगी? वो फीकी सी मुस्कुराहट होठों पर सजाते हुए बोली, कोई बात नहीं वकील साहब, आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वैसे ये साहब हैं कौन? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। कौन साहब? वो बेसाख्ता बोली। मौजूदा हालात ने उसे काफ़ी उलझा रखा था और वो मेरे सवाल पर ध्यान नहीं दे पाई थी। बेख्तियार इसके मुंह से निकल गया था, कौन साहब? मैंने जवेरिया की मुश्किल आसान करते हुए कहा, अरे ये मैं आफताब साहब की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, ये हमारे महल्ले में रहते हैं, यूँ समझ लें कि हमारे घर के सामने वाले घर का बालाई हिस्सा आफताब साहब ने किराए पर ले रखा है। इनका ताल्लुक अंदरूनी सिंध के इलाके लाड़काना से है और ये किसी अखबार में काम करते हैं। फिर जवेरिया ने मुझे अपनी रिहाइश की तफसील से भी आगाह किया। वो नाज़माबाद के इलाके में 120 गज के एक घर में रहती थी, यानी अपने बहनोई शकील अहमद के घर में। अब मैं समझा कि आफताब शगुफ्ता ने पहली मुलाकात में मुझसे ये क्यों पूछा था कि क्या मैं नाज़माबाद में रहता हूँ। उसने यकीनन मुझे इस इलाके में कहीं देखा होगा। इन दिनों जब का ये वाक़या है, मेरी रिहाइश नॉर्थ नाज़माबाद में थी। मैंने आफताब को इसलिए दूसरे कमरे में भेजा है ताकि मैं आपसे ज़ाती नौइयत की चंद अहम बातें कर सकूं। मैंने जवेरिया की आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में कहा, ऐसी बातें जो आफताब की मौजूदगी में करना मुनासिब नहीं समझता था, और आपसे भी यही तवक्को करूँगा कि आप भी ये गुफ्तगू अपने तईं ही रखेंगी। आप मुतमईन हो जाएं, वो बड़े मजबूत लहजे में बोली, मैं आपकी तवक्को पर पूरा उतरूँगी। गुड। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे आप जैसी ज़हीन खातून से ऐसी ही एतमाद की उम्मीद थी। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी निगाह से उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया, फिर सरसराते हुए लहजे में कहा, आफताब साहब आपकी ज़ात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, हालांकि आपसे इनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। आप ठीक कहते हैं वकील साहब, वो बड़ी रसान से बोली, आफताब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो एक भले मानस हैं और इंसानी हमदर्दी के नाते मेरी मदद करना चाहते हैं। इंसानी हमदर्दी की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए कहा।
اس نازک موقع پر کسی غیر متعلقہ شخص کے بجائے اگر آپ کی بہن اور بہنوئی بھلے انسانوں کا کردار ادا کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کے پلیٹ فارم سے آپ کا معاملہ لے کر میرے پاس آتے تو سب کچھ کتنا نیچرل محسوس ہوتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی سوچ غلط نہیں ہے وکیل صاحب، مگر وہ بولتے بولتے رکی تو میں نے پوچھا، مگر کیا جویریہ صاحبہ؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، عارفہ باجی پچھلے 2 سال سے معذوری کی زندگی گزار رہی ہیں، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ یہ عدالتی بھاگ دوڑ ان کے بس میں کہاں ہے وکیل صاحب؟ اس کی دلیل میں اچھا خاصا وزن تھا، لیکن میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آفتاب شگفتہ جویریہ کے حوالے سے ایک غیر متعلقہ شخص تھا۔ خلا والے معاملے میں اس کی دلچسپی اور سرگرمی سے یہی سمجھا تھا میں کہ وہ خود جویریہ کے چکر میں ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ جویریہ جلد از جلد آصف کے نکاح کی گرفت سے نکل آئے تاکہ اسے اپنا الو سیدھا کرنے میں آسانی حاصل ہو جائے۔ اگرچہ جویریہ کی کسی بات سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا، لیکن آفتاب کے انداز سے مجھے اس کے عزائم ایسے ہی نظر آ رہے تھے۔ تاہم شکیل احمد کی بے حسی نما غیر جانبداری اور پراسرار خاموشی میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس روشنی میں نے جویریہ سے پوچھ لیا، آپ کی باجی کی مجبوری تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے، لیکن شکیل کیوں لاتعلق بنا بیٹھا ہے؟ وہ آپ کا بہنوئی ہے، مشکل کی اس گھڑی میں اسے تو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اس کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دولہا بھائی بس ایسے ہی ہیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ ایسے ہی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا اسے آپ کے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ شکیل احمد تو سرکاری ملازم ہے، اس موقع پر تو اسے پیش ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گی، وہ بوجھل انداز میں بولی، مگر سچائی یہ ہے کہ دولہا بھائی کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ جویریہ نے بڑی اہم بات کی تھی، میں اس کی طرف سے کسی ایسے ہی سنسنی خیز جواب کی توقع کر رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے بخوبی سمجھ چکا تھا کہ اگلنے کے لیے اس کے پاس بہت سا زہریلا مواد موجود تھا، بس اس زہر آلود خزانے میں ایک پن چبھونے کی دیر تھی، پھر بہت سی کڑوی اور کسیلی مگر کارآمد معلومات نکل کر میرے سامنے آ سکتی تھی۔ میں نے اپنے الفاظ کی پن کو بڑے محتاط اور غیر محسوس انداز میں استعمال کرتے ہوئے پوچھا، جویریہ آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ آپ ایک وکیل ہیں، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ ایک وکیل اپنے کلائنٹ کے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ کیا آپ خود کو میرا کلائنٹ تصور کرتی ہیں؟ ظاہر ہے میں اپنے مسئلے کے لیے چل کر آپ کے پاس آئی ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ میرے وکیل ہیں اور میں آپ کی کلائنٹ ہوں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جویریہ صاحبہ، مریض کو اپنے ڈاکٹر سے اور موکل کو اپنے وکیل سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو بتائیں کہ آپ کے دولہا بھائی شکیل احمد کی نیت میں کیا فتور آ گیا ہے؟ اس امر کا اطمینان رکھیں کہ ہمارے درمیان ہونے والی یہ گفتگو کسی تیسرے شخص تک نہیں پہنچے گی۔ جی مجھے آپ پر اعتماد ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، پھر مجھے آپ بتائیں کہ شکیل احمد کی نیت کے فتور کے بارے میں۔ وہ چاہتا ہے میں خلا نہ لوں، وہ اپنے بہنوئی کے لیے آپ جناب سے نکل کر تم تو کے انداز پر آتے ہوئے بولی۔ تھوڑی وضاحت کریں، وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ اگر میں نے خلا لے لی تو باجی دوبارہ میرا گھر بسانے کی کوشش میں لگ جائیں گی، جویریہ نے بتایا۔ شکیل کی خواہش ہے کہ میں اس کے گھر ہی میں پڑی رہوں۔ بڑی عجیب خواہش ہے اس کی، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر آصف نے آپ کو طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی تو عارفہ آپ کی دوسری شادی کے لیے تگ و دو شروع کر دے گی اور آپ کو ایک دن اس گھر سے جانا پڑے گا۔ کیا شکیل آپ کی طلاق کے بھی خلاف ہے؟ جی ایسا ہی سمجھ لیں، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے سوالیہ نظر سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اذیت بھرے لہجے میں جواب دیا، وہ چاہتا ہے کہ میں آصف کی بیوی بھی رہوں اور اس کے گھر میں بھی پڑی رہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جویریہ کی بات نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ شکیل احمد کی نیت کا فتور بڑی وضاحت کے ساتھ میرے سامنے کھل گیا۔